लेकिन दोनों उस्ताद और शागिर्दों के दरमियान कुछ इख्तलाफ भी पाया जाता था रिज़मिया मौजू के अतबार से, एपिक के मौजू के लिहाज से इन दोनों में फ़र्क देते हैं। जब पहली चीज़ अफलातून कहता है कि शायरी ये बजाते खुद एक मुखालफ चीज़ है, अफलातून शायरी का मुखालफ है, जबकि अरस्तु क्या है शायरी की सदाकत को लाजमी तौर पर करार देता है, तारीखी लिहाज से नहीं बल्कि इसको शायराना सदाकत के तौर पर वो समझता है। अफलातून के हैं मौजूस नाज़रीन सामईन तलबा तलिबात, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह हिफाजत में रखे। आज आपके सवालात की रोशनी में तनकीदी मैदान में अरस्तु के नज़रिया रिज़मिया जिसे एपिक के नाम से जानते हैं इस पे बात करेंगे और देखेंगे कि ये बुनियादी तौर पर कौन सी इस्तिलाहात को तनकीदी मैदान में हमारे सामने पेश करता है और किस नज़रिया की बुनियाद पर ये कायम भी है। तारुफ के तौर पे देखा जाए तो लफ्ज़ एपिक जो रिज़मिया जंग या रज़म के नाम से मतलब या मानी आखज़ करता है, यानी मुराद के जंगी नज़्म, रिज़मिया नज़्म या हमासा के नाम से इसको कहा जा सकता है, जो रज़म को, जंग को, वार के, अफरा तफरी के आलम को बयान करने के मुतबादल के तौर पर भी लिया जाता है। ये कदीम तरीन एक सिन्फ है जो सुनने की बाबत है, ड्रामा की तरह देखने वाली चीज़ ये नहीं है। नज़म के असलूब में लिखी जाती है मगर सूरमाओं के कारनामे बयान किए जाते हैं, यानी इसको आप ऑडियो कह सकते हैं, सिर्फ सुनने की हद तक है। तारीफ़ के मानों में देखा जाए तो कहा जाता है कि वो नज़्म जिसमें सूरमाओं के कारनामे बयान किए जाते हैं, यानी ये ऑडियो आवाज़ के रूप में अमूमन जब आप रेडियो के दौर से वाकिफ़ हैं, आज भी ऑडियो तो ये इसी चीज़ की मुनासबत से किया जाता है। नरेशन ऑफ हीरोज़ के नाम से भी ये चीज़ हमारे सामने आती है। जब तो क्या हुआ कि जब ये रिज़मिया या जंग का मैदान होता था तो उस वक़्त जंगी जो लोग थे उनके कारनामे बयान करने के लिए लोग उनके कारनामों को तरन्नुम के साथ ऑडियो आवाज़ में गाते फिरते थे। तो अरस्तु के अहद में भी इसको बड़ी अहमियत मिलती रही है, आज के दौर में भी इसको बड़ी अहमियत दी जाती है, उस वक्त के दौर में भी, क्योंकि जंग का दौर था, ज़माना था, तो आज भी देखें तो बिल्कुल यही चीज़ हमारे सामने आती है। अरस्तु के ज़माने में भी रिज़मिया निगारी के मामले ह्यूमर को बड़ी अहमियत हासिल है। उसकी दो बड़ी जो रिज़मिया नज़में जो उसने लिखी थी, ओडिसी और एलिडी, इन दोनों नज़मों ने क्या किया, रिज़मिया के मैदान में जंगों के एतबार से, जंगो जदल के एतबार से लोगों के कारनामों को बयान करने के रिज़मिया नज़मों की इब्तिदा या बुनियाद वो रखी थी और वो खुद गाता था, उनके कारनामों को गुनगुनाता था और उनकी उस कारनामों की जो तारीफ़ वो बयान करता था और उसको नज़मी अंदाज में, शायरी के अंदाज में लिखने की कोशिश की और उसको गुनगुनाने की उसने कोशिश की है। अगर यही बात आपने हिंदुस्तान की सरजमीन पे देखनी हो तो 1965-71 में जो नूरजहां ने मिली तरन्नुम गाए थे उसमें उनकी बहादुरी, उनके जोश और जज्बे को ये भी सारी कहा जाए तो ये भी कि रिज़मिया दास्तान के तौर पर हमारे सामने आती है। तो यूनानी अदब में इन दोनों नज़मों को जो ह्यूमर ने ओडिसी और एलिडी लिखी थी, इस फनपारे को बेहतरीन फनपारा रिज़मिया के तौर पर कहा जाता है और समझा भी जाता है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है अफलातून और अरस्तु के माबैन इस मौजू पे फ़र्क के अतबार से। अफलातून इनके उस्ताद थे और अरस्तु के यहाँ इसका शागिर्द था, लेकिन दोनों उस्ताद और शागिर्दों के दरमियान कुछ इख्तलाफ भी पाया जाता था रिज़मिया मौजू के अतबार से, एपिक के मौजू के लिहाज से इन दोनों में फ़र्क देते हैं। जब पहली चीज़ अफलातून कहता है कि शायरी ये बजाते खुद एक मुखालफ चीज़ है, अफलातून शायरी का मुखालफ है, जबकि अरस्तु क्या है शायरी की सदाकत को लाजमी तौर पर करार देता है, तारीखी लिहाज से नहीं बल्कि इसको शायराना सदाकत के तौर पर वो समझता है। अफलातून के हम नकाल काज़ब होते हैं, यानी झूठ है, शायरी बिल्कुल नकल है, इस कायनात की देखिए किसी भी चीज़ को वो मनकूल किया जाता है, नकाल काज़ब यानी झूठे अफलातून के मुताबिक, जबकि अरस्तु कहता है तारीखी लिहाज से ये चीज़ नहीं है बल्कि ये शायर है
राना सदाकत शायर की वो असलियत और सच्चाई है जो वो अपने जज्बात और एहसासात में महसूस करता है और उसको वो बयान करता है। अफलातून कहता है शायरी के बारे में रिज्मिया के तौर पे ये मन गढ़ंत है, किस्से कहानियाँ हैं, झूठ और फरेब के मानों में हमारे पास आती है। जबकि अरस्तु उसका जवाब देता है ये तारीखी शायराना सदाकत और फ़नी सदाकत का दूसरा नाम है। तारीखी सदाकत भी है, शायर की सदाकत भी है, और एक फ़नी यानी फनपारे के तौर पर मौजूद है जो तकनीक के मामले में बयान की गई है, उसमें भी ये चीज़ मौजूद है और ये सदाकत की मरहून मन्नत है। जबकि अफलातून कहता है इस शायरी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि वो इसको फ़नी सदाकत के तौर पर अरस्तु लेता है। ये दोनों के मबैन फ़र्क वाज़ह रिज़मिया शायरी के तौर पर या ओवरऑल शायरी के तौर पर कह सकती है। तो अरस्तु की ये जो बहस है कदीम अदबी सिन्फ से जदीद अदबी सिन्फ के करीब लेके आती है, जो नावल निगारी के तौर पर भी समझी जाती है। अब नावल में भी देखें, हिंदुस्तान की सरजमीन में देखें, हिंदुस्तान के कल्चर में देखें, हिंदुस्तान के अदब में देखें, तो नावल निगारी में अमूमन ज़्यादातर यही बहस बयान की गई है। जिस तरह सकूत डाका को देख लें, जहाँ पाकिस्तान और इंडिया के जो माबैन फ़र्क है उसको देख लें, सारी जंगो जदल को बयान किया गया। तो रिज़मिया क्या है, नावल नज़म दोनों सूरतों में मुमासलत रखता है, इसमें कोई किस्सा या दास्तान दोनों में मौजूद होती है, और ये अरस्तु का आप कहना है इन दोनों में मुमासलत होने की वजह से ये रिज़मिया के करीब तर किए जाते हैं। तो अरस्तु इस बहस को अदबी सिम से जदीद अदबी सिम के करीब लेके आता है, जो नावल निगारी के मैदान में हमारे पास आती है। इनमें तारीखी सदाकत जनीम तारीखी यानी दोनों का किसी न किसी रंग के माशरती पहलू मौजूद होते हैं, जो इसकी सदाकत को, इसकी सच्चाई को और माशरे में होने वाली उन कहानियों को बयान करते हैं। अब अरस्तु ड्रामा और रिज़मिया नज़म दोनों में मुमासलत भी करार पाते हैं और देते हैं। जब अब देखिए पुराने वक्तों में स्टेज पे जब ड्रामा किया जाता था, जब रेडियो का दौर था, उस वक्त ये सिर्फ ऑडियो आवाज़ में सुना जाता, तस्वीरी अंदाज में मौजूद नहीं था। तो लिहाजा रिज़मिया भी देखा जाए तो नज़म गुनगुनाई जाती थी, बोली जाती थी, सूरमाओं के कारनामों को बयान किया जाता था। ड्रामा के किरदारों के ज़रिए भी यही कुछ बयान किया जाता था, और रिज़मिया नज़म शायरी की ज़ुबान में खुद उस सदाकत को बयान करती है। दोनों का जो मुमासलत वो सदाकत में मबनी है, और दोनों के किरदार दोनों जानब मुआशरे की अक्कासी और मुआशरे में होने वाले जुल्म सितम या उनके कारनामों को बयान करने के हवाले से है। तो अरस्तु कहता है ड्रामा और रिज़मिया नज़म इन दोनों में भी मुमासलत इस लिहाज से पाई जाती है, जो नावल निगारी जदीद सिन्फ और अदब के तौर पर भी ली जाती है। जहाँ अरस्तु ने रिज़मिया में अलमिया को खूबसूरती करार दिया, ड्रामा में भी देखें तो अलमिया ही है, वो मरकज़ी जान है। अलमिया नहीं है तो ड्रामा नहीं है, दुख दर्द नहीं है तो ड्रामा नहीं है, वो उसकी मेन मरकज़ी रीढ़ की हड्डी साबित होती है। अलमिया में भी यही चीज़ है कि अरस्तु ने रिज़मिया शायरी में भी नज़म में भी अलमिया को खूबसूरती करा दिया, यानी एपिक ट्रेजिडी का जो अंसर है या कॉन्सेप्ट वो इसके हम मुमासलत के तौर पर जो संजीदगी और सीरियस के तौर पर लिया जाता है। तो लिहाजा रिज़मिया एपिक ज़्यादा पावरफुल वजह है, क्यों है, क्योंकि ये मुख्तसर कम अल्फाज में ज़्यादा बोली जाती है, तनव्वो और रंगारंगी इसके यहाँ मौजूद होती है, जबकि ड्रामा में तवालत और तजस्सुस मौजूद होता है। ये दोनों का फ़र्क भी यहाँ पे वाज़ेह आता है, यानी रिज़मिया जो एपिक वो ज़्यादा पावरफुल ड्रामा की निस्बत और नावल की निस्बत मुख्तसर, जामिया और अथेंटिक सदाकत के तौर पर ली जाती है। जब ये था रिज़मिया एपिक का जो कॉन्सेप्ट और नज़रिया अरस्तु की बाबत, जो हमने ड्रामा के अतबार से भी, नावल के अतबार से, जदीद सिन्फ के अतबार से अफलातून और अरस्तु दोनों के माबैन हमने इख्तिलाफ के नुक्ता नज़र से भी जाना और पहचाना है। यहाँ तक आपका कुछ सवाल या राय हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।